ओके, हेलो एवरीवन। सो आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि इंस्टीट्यूट ने रिवीजन टेस्ट पेपर आउट कर दिए हैं। ओके, सो वेबसाइट पे है ये पेपर। क्या होता है ये आरटीपी, क्या होता है, क्यों होता है, पर्पस क्या होता है इसका? सी, इंस्टीट्यूट का पर्पस ये है कि आपके मई में एग्जाम है एंड होपफुली आपकी तैयारी अभी अच्छी तरीके से चालू हो गई। सो इंस्टीट्यूट एक प्रैक्टिस के लिए ये आरटीपी रिलीज करता है जिसमें चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो आपको करना क्या होता है, आइडियली आपने जैसे आपके वो चैप्टर्स, अगर आपके कुछ चैप्टर्स, मेजॉरिटी चैप्टर सपोज खत्म हो गए हैं, कुछ पेंडिंग है, सो आइडियली आपने ये क्वेश्चंस लेने चाहिए। आरटीपी के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होते हैं, राइट? लेकिन बिना सॉल्यूशन को देखे आइडियली आपने हर एक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ओके, और फिर उसका आंसर चेक करना चाहिए एंड देन यू शुड सी कि क्या आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कहीं आंसर गलत जा रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है। तो फिर आप सोचोगे कि मैम ये वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। सो बेसिकली ये वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन जो आरटीपी का है वो सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ विथ लॉजिक्स, क्योंकि आपके पास आंसर्स है लेकिन काफ़ी बार वो आंसर कैसे आया या आपने क्या सोचना चाहिए था ये इतना क्लिक नहीं होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आरटीपी आप पहले इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो। आपको चाहिए तो आप उसके करेक्ट आंसर्स यहाँ पे डायरेक्टली मेरे साथ चेक कर सकते हो या सॉल्यूशंस के साथ चेक कर सकते हो। और जो भी एरियाज आपको लग रहा है कि मैम ये क्वेश्चन गलत जा रहा है या क्वेश्चन का ये पार्ट गलत जा रहा है और उसके करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचना है, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अ लॉजिकल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, देन यू कैन कम टू दिस वीडियो एंड हम हर एक क्वेश्चन आरटीपी का यहाँ पे लॉजिकली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो हर एक चैप्टर पे इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में या डालता ही है हमेशा क्वेश्चंस, लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैं दो वीडियोस, टू पार्ट्स में डिस्कस करने वाली हूँ। ये पार्ट में यूजुअली जो मुझे ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं कि जिस पे डाउट्स काफ़ी आते हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। हम रैंडम क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कर लेंगे। सो देयर वुड बी सम पार्ट ऑफ द आरटीपी और सम क्वेश्चंस फ्रॉम द आरटीपी विच वुड बी कवर्ड इन पार्ट 1 एंड सम क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन द पार्ट 2। ओके, चलो, सो डायरेक्टली अभी तुरंत स्टार्ट कर देते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, आई जस्ट लाइक दिस टॉपिक। एंड यहाँ पे पता नहीं लेकिन बहुत सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि पता नहीं मैम कभी गलत चले जाते हैं, तो कुछ नहीं, चलो डिस्कस करते हैं। और एक चीज मैं करूंगी कि जब हम डिस्कस करेंगे ना, यूजुअली ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के अगर थोड़े ट्रिक्स रहेंगे या फिर कुछ एक्सीडेंट स्पॉट्स रहेंगे, कॉमन मिस्टेक्स, तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो क्वेश्चन बोलता क्या है, देखो, राइट आउट द जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज एक्सपेक्टेड है हमसे टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। ओके, सो वन इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले देखो कि आपको रेक्टिफिकेशन कौन से स्टेज पे करना है। कौन से स्टेज पे मतलब ट्रायल बैलेंस के पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद या इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले पहले स्टेज चेक करो। ओके, इससे क्या होगा, बिकॉज हर एक स्टेज के ऊपर से रेक्टिफिकेशन चेंज होता है। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे उन्होंने बोला है यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। सो यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ओके, अब अगर आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो उस स्टेज पे अगर आपको ये गलतियां पता चलती है तो आप उन्हें करेक्ट कैसे करोगे। ओके, चलो, तो वो तो आइडेंटिफाई हो गया। अब देखते हैं एरर्स क्या हुए हैं। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 5000 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा। यूजुअली आप ऐसे किया करो कि पहले ट्रांजैक्शन क्या हुआ है वो देख लो। ट्रांजैक्शन क्या हुआ है कि 5000 के गुड्स शर्मा ने रिटर्न किए हैं, तुरंत ना करेक्ट एंट्री लिख लो, इमीडिएटली लिख लो कि एंट्री होनी क्या चाहिए थी, गुड्स रिटर्न हुए हैं तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा होना चाहिए था 5000, राइट। अब यहाँ पे रॉन्ग इफेक्ट्स क्या हुए देख लेते हैं कि गलत क्या हुआ है। ओके, दे वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। अच्छा, सेल्स डे बुक में मतलब सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब ये सेल्स जैसे रिकॉर्ड होना चाहिए होगा।
एंड पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। कितनी गलती की है देखो। सो यहाँ पे अगर ये ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में एंटर हुआ है तो उसकी एंट्री सेल्स जैसे होनी चाहिए थी। सेल्स बुक से लेजर में पोस्टिंग होता है, शर्मा को डेबिट जाता था, सेल्स को क्रेडिट जाता था। लेकिन क्वेश्चन में और एक चीज उन्होंने क्लियर की है। क्या बोल रहे हैं? सेल्स बुक में लिखा सेल्स बुक से शर्मा को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट जाना चाहिए था, राइट। लेकिन उधर भी उन्होंने गलती की है। उन्होंने क्या किया? इट वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब शर्मा को तो डेबिट किया ही नहीं, शर्मा को क्रेडिट हुआ है। तो ऐसे रॉन्ग इफेक्ट्स गए हैं। ओके, अब रेक्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी। सी, हमेशा रेक्टिफिकेशन एंट्री तक कैसे पहुंचना चाहिए? जो करेक्ट जाना चाहिए था क्या वो गया है? सेल्स रिटर्न को डेबिट जाना चाहिए था, क्या वो गया है? क्या नहीं, तो वो दे दो। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट देना पड़ेगा। ओके, शर्मा को क्रेडिट जाना चाहिए था, क्या वो गया है? क्या यस, तो उसको कुछ हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब जो गलत गया है उसे कैंसिल कर दो। सेल्स को फुकट का क्रेडिट जाके बैठा है, वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्रेडिट को काटता है डेबिट, तो सेल्स को डेबिट दे दो। क्लियर? हाँ, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब अगर आपने गलती ऐसी की है जिसके वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने वाला है, तो उस केस में रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमेशा सस्पेंस अकाउंट आएगा। ओके, कोई भी चीज के अगर आपको और डिटेल लॉजिक्स चाहिए होंगे तो चैप्टर वाइज छोटे छोटे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो पोस्ट द डाउट्स इन द कमेंट्स, वी कैन डिस्कस देम। ओके, आई विल रिप्लाई, डोंट वरी। राइट, तो अगर आप देखो रॉन्ग इफेक्ट्स देखोगे तो क्रेडिट गए हैं तो डेबिट कुछ गया ही नहीं है, मतलब ये गलती करने के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आएगा, तो यहाँ पे 2 सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्या आएगा? सेल्स रिटर्न 5000, ओके, सेल्स 5000, सस्पेंस 10,000। चलो, पहला वाला हो गया डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं क्या है। An amount of 7,500 entered in sales return book has been posted to debit of Mr. Hari who returned the goods। पहले मैंने क्या बोला है? ट्रांजैक्शन समझ लो कि एक अमाउंट था 7,500 का, वो सेल्स रिटर्न बुक में एंटर किया गया है। ओके, और ये गुड्स रिटर्न किसने किए हैं? हरी ने किए हैं। सो करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 7,500 टू हरी 7,500, बराबर। अब गलत क्या गया है वो लिख लो। गलत उन्होंने क्या बोला है? इट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हरी अकाउंट, मतलब जो हरी को क्रेडिट होना चाहिए था वो डेबिट हो गया। ओके, अब काफी बार आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि मैम फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या हुआ है? हाँ, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, जो अकाउंट में गलती हुई है ये बताया है, बस वही अकाउंट गलत है ऐसे समझना है। बाकी सारे अकाउंट्स में करेक्ट इफेक्ट गए। जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में कुछ गलती हुई है क्या, देन इट हैज टू बी अज्यूम्ड कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में कुछ गलती नहीं हुई है। सो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट जा चुका है और हरी को भी डेबिट जा चुका है। ऐसे रॉन्ग इफेक्ट्स गए हैं 7,500 से। अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? देखो, सेल्स रिटर्न को डेबिट जाना चाहिए था, ओके, वो डेबिट गया हुआ है तो सेल्स रिटर्न को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हरी को क्रेडिट जाना चाहिए था लेकिन हरी को डेबिट गया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इतना क्लियर है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री में मुझे हरी को क्रेडिट देना पड़ेगा। कितने से? 7,500 से, क्योंकि 7,500 से हरी को क्रेडिट जाना चाहिए था। लेकिन अगर तुम देखोगे तो हरी को गलत डेबिट जा चुका है, मतलब वो गलत डेबिट भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, डेबिट को काटेगा क्रेडिट, सो और एक प्लस 7,500। सो दैट इज वाई हरी अकाउंट को क्रेडिट होगा 15,000 से। अगर अगेन इफ यू सी
कि एरर क्या हुआ था, तो एरर में सेल्स रिटर्न को भी डेबिट हुआ था, हरी को भी डेबिट हुआ था। दो डेबिट मतलब ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। सो यहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ओके चलो, सो आई होप ये सेकेंड वाला पार्ट भी क्लियर है। थर्ड एरर देखते हैं। अ सेल ऑफ ₹20,000 मेड टू मिस्टर अमित, ठीक है, सेल किया हुआ है, was correctly entered in the sales day book, okay, but wrongly posted to the debit of Mr. Sumit, okay, क्विकली लिख लेते हैं। अमित को सेल्स किया गया है, तो करेक्ट इफेक्ट्स क्या जाने चाहिए थे, अमित को डेबिट होना चाहिए, सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए। कितने से, 20,000 से, ओके। लिखा गया सेल्स बुक में ही है, लेकिन लेजर में कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है देखो, बट इट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सुमित अकाउंट, अमित की जगह पे सुमित को डेबिट कर दिया आपने, मतलब आपने सुमित को डेबिट किया है और सेल्स को क्रेडिट किया है। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री देखो क्या आएगी, अमित को डेबिट जाना चाहिए था, गया है क्या, नहीं, तो देना पड़ेगा, सो अमित को डेबिट दे दो, ओके। सेल्स को क्रेडिट देना चाहिए था, वो गया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुमित को गलत डेबिट जा बैठा है, वो कैंसिल करना पड़ेगा, तो डेबिट कैंसिल होगा क्रेडिट से, सो टू सुमित 20,000। मैम रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं आया, क्योंकि रॉन्ग इफेक्ट्स देखो, जो रॉन्ग एंट्री उन्होंने मारी हुई है उसमें डेबिट भी गया है, क्रेडिट भी गया है, इक्वल अमाउंट से गया है, मतलब ये गलती के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, और अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट स्टोरी में आएगा नहीं, इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आया नहीं। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलो नेक्स्ट वाले, फोर्थ वाले पे जाते हैं। बैड डेट्स एग्रीगेटिंग टू 15,000 were written off during the year, 15,000 के बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए हैं इन द सेल्स लेजर, ओके, सो इन द सेल्स लेजर, बट were not allowed in the general ledger। सो सेल्स लेजर, जनरल लेजर, इसका मतलब क्या है, सी सेल्स लेजर में डेटर्स के अकाउंट्स होते हैं, परचेज लेजर में क्रेडिटर्स के अकाउंट्स होते हैं, और जनरल लेजर में बाकी सारे अकाउंट्स होते हैं, ओके। अब ये समझ के तुम्हें देखना पड़ेगा कि एरर क्या हुआ है। वो क्या बोल रहे हैं कि 15,000 का बैड डेट्स हुआ है, ओके। ना व्हाट वी कैन डू हियर इज अगेन करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन। करेक्ट तो हमें पता है कि बैड डेट्स को डेबिट जाना चाहिए और डेटर्स को क्रेडिट जाना चाहिए। कितने का जाना चाहिए था, 15,000 का। अब रॉन्ग इफेक्ट्स हुए क्या है देखो, हाँ, अब वो बोल रहे हैं ये एंट्री के इफेक्ट्स सेल्स लेजर में गया हुआ है, और मैंने आपको क्या बोला, सेल्स लेजर डिनोट्स डेटर्स अकाउंट, मतलब डेटर्स अकाउंट को इफेक्ट जा चुका है। सो इफ यू सी यहाँ पे 2 डेटर्स जा चुका है 15,000, लेकिन जनरल लेजर मतलब जहां पे बाकी सारे अकाउंट्स होते हैं, दैट इज जहां पे बैड डेट्स अकाउंट होगा, उसको इफेक्ट गया नहीं है। अब रेक्टिफाई करेंगे, क्या होना चाहिए था, बैड डेट्स को डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या, नहीं, तो रेक्टिफिकेशन करते वक्त देना पड़ेगा। सो बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, डेटर्स को क्रेडिट जाना चाहिए था, गया है क्या, हाँ, तो डेटर्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब देख लो, गलत जो एंट्री मारी है उसमें देयर वाज नो डेबिट, देयर वाज ओनली क्रेडिट, सिर्फ क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस टैली हुआ ही नहीं, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आना चाहिए। सो यहाँ पे आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट, जो आपका है 15,000। ओके चलो, सो फोर्थ पार्ट भी फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखो, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक
फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटिंग टू 12,500 वाज नॉट पोस्टेड। ओके, अब शांति से सोचो कि आपने कैश बुक बनाई, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है या डबल कॉलम कैश बुक है, जिसमें आपने डिस्काउंट अलाउड का एक कॉलम बनाया हुआ है। आइडियली हम क्या करते हैं, ये जो कैश बुक बनती है इससे लेजर पोस्टिंग होता है, तो डिस्काउंट अलाउड कॉलम में जो टोटल आती है वो लेजर में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में जाती है। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि आपने कैश बुक में वो कॉलम की टोटल ले ली है, लेकिन आपने उसे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डाला ही नहीं है, तो हमें डालना पड़ेगा, राइट? तो डाल देंगे। सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा उस केस में, सो डायरेक्टली मैं रेक्टिफिकेशन पे ही जाती हूँ, मुझे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करना है, मुझे पता है। ओके, जो अमाउंट थी उससे कितनी है वो 12,500। ओके, अब शांति से सोचो, अगर आपने डिस्काउंट अलाउड का आपने क्या किया था, आपने बस उसका अमाउंट लेजर में डाला नहीं है, लेकिन कैश बुक से आपने बाकी सारे अमाउंट्स लेजर में डाले हुए हैं। ओके, सिर्फ एक अकाउंट में फिगर गई नहीं है, बाकी सारे अकाउंट्स में फिगर गए हैं कैश बुक से। इसका मतलब अगेन ये गलती के वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने वाला है, इसके वजह से आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट 12,500। ओके, आर वी क्लियर अबाउट दिस? नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स जो रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त या आपने ध्यान रखने चाहिए अगर आप पर्टिकुलरली आपका ये टॉपिक वीक है। तो सब्सिडियरी बुक्स से प्लीज अच्छी तरीके से सुनो, सब्सिडियरी बुक्स बनते कैसे हैं और सब्सिडियरी बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे होता है, ये एकदम पक्का कर लो, क्योंकि सब्सिडियरी बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे होता है अगर ये स्ट्रांग होगा तो ट्रस्ट में रेक्टिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, एंड वन मोर टिप, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा तुम खुद को पूछोगे कि रेक्टिफिकेशन कौन से स्टेज पे करना है। डन, सो ये क्वेश्चन तो डिस्कस हो गया। if still you have any doubts, you can post your doubts in comments, we will discuss them, okay, or I'll give some explanation to it, don't worry। चलो अभी आगे जाते हैं, BRS डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला है देखो BRS के क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31st March 2020 प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक, मतलब आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और उसके बाद आपको बनाना है BRS, और उन्होंने नीचे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। करेक्ट, ऑल्सो शो द बैंक बैलेंस दैट विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2020। ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहे हैं, आपके ट्रायल बैलेंस में बैंक बैलेंस कितना दिखेगा ये भी बताओ। अब ये आपको तभी आएगा जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर है। ओके, नाउ अगेन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये देखो, हम एडजस्टेड कैश बुक हमेशा जब आपका पीरियड एंड होता है, ओके, जब आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो या पीरियड जिस डेट पे आप बैलेंस शीट बनाने वाले हो या जो डेट पे आपका पीरियड एंड होता है जहाँ पे आप P&L एंड बैलेंस शीट बनाने वाले हो, उस डेट के दिन आपने एक्चुअली हमेशा एडजस्टेड कैश बुक बनाना चाहिए। ओके, सो अगर आपका एग्जाम में काफी बार ऐसे हो जाता है कि क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है एडजस्टेड कैश बुक बनाना है कि नहीं, तो वहां पे एक हिडन मतलब हिंट हो सकती है आपके लिए। अगर वो बोल रहे हैं कि आपको BRS बनाना है 31st मार्च या फिर 31st दिसंबर को, और वो ऑर्गेनाइजेशन 31st दिसंबर को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करती है, तो इसका मतलब है देयर इज अ हिंट कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी होती है। अब इसके पीछे का शॉर्ट में लॉजिक क्या होता है, सी जब आपका साल खत्म होता है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जब आपका ईयर एंड होगा, राइट, तो आप क्या करोगे, आप लेजर सारे बैलेंसेस कर लोगे,
ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर P&L बनेगा और फिर बैलेंस शीट बनेगी, करेक्ट। एक हमेशा क्लियर रख लो कि आपके हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक से जो बैंक कॉलम बनता है या हमारे बुक्स का जो बैंक अकाउंट होता है, उसमें आने वाला जो बैलेंस होता है वो हमारे ट्रायल बैलेंस में आता है और वो हमारे बैलेंस शीट में आता है। सो प्लीज क्लियर, मतलब ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो बैंक बैलेंस होता है ना, वो एज पर जो हमारे बुक्स है वो हमारे ट्रायल बैलेंस में आता है और वो हमारे बैलेंस शीट में आता है। पासबुक के हिसाब से जो बैंक बैलेंस है वो हमारे बैलेंस शीट में आता नहीं है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सिंस मुझे पता है कि मेरे बुक्स में जो बैंक अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है वो मेरे बैलेंस शीट में आने वाला है, तो क्या होता है प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है और जितने भी डिफरेंसेस है उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस है। ट्रांजैक्शन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो पासबुक में आ चुके हैं, मतलब वो लेट्स से 31 मार्च तक हो चुके हैं एंड 31 मार्च तक हो चुके थे, इसके लिए वो पासबुक में आ गए हैं, जस्ट उनके बारे में आपको पता नहीं चला या आपके अकाउंटेंट को पता नहीं चला, इसके लिए उसने कैश बुक में एंट्री मारी नहीं है, तो इन्हें ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस बोलते हैं, जो पासबुक में आ चुके हैं लेकिन यू वेर नॉट नोइंग अबाउट देम एंड दैट इज व्हाई तुम्हारे बुक्स में नहीं आए। सो लॉजिकली आप लोगों ने क्या करना चाहिए, सिंस ऐसे ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं तो आपने साल के आखिरी दिन में वो सारे ट्रांजैक्शन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले लोगे, वो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं राइट, तो सिंस वो हो चुके हैं तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखने चाहिए। तब जब वो आप उसकी एंट्री मारोगे, आप आपके कैश बुक को एडजस्ट करोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आपकी कैश बुक बना के हो चुकी है लेकिन जो चीजें पासबुक में आई है लेकिन आपका लिखना छूट गया है, वो आप कैश बुक में एडजस्ट करके कैश बुक को अप टू डेट करते हो, ताकि जब आपका ईयर एंड हो रहा है उस दिन पे आपके बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस जाएगा वो सबसे ज्यादा अपडेटेड जाएगा। इसके लिए ईयर एंड पे हम हमेशा पहले ऐसे जो डिफरेंसेस है जो पासबुक में आए हुए हैं ट्रांजैक्शंस, लेकिन सिंस हमें उनके बारे में पता नहीं था, वो कैश बुक में नहीं लिखे गए थे, वो पहले कैश बुक में लिखे जाएंगे, कैश बुक को एडजस्ट किया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर कैश बुक में कुछ गलतियां हुई है तो वो गलतियां भी कैश बुक में सुधारी जाएगी। ये एडजस्टेड कैश बुक में किया जाएगा और उसके बाद जो एडजस्टेड कैश बुक में जो नया बैलेंस आएगा, अपडेटेड बैलेंस, वो अपडेटेड बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा और वो अपडेटेड बैलेंस और पासबुक कंपेयर होगा। अब इनके बीच में जो डिफरेंसेस होंगे जो सिर्फ टाइमिंग के वजह से होंगे या पासबुक में आने के एरर्स के वजह से होंगे, बस उतने ही डिफरेंस रहेंगे जो बीआरएस में प्लॉट होंगे। ओके, सो क्विकली मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यस, एडजस्टेड कैश बुक के लिए कैश बुक का आपको कैश बुक बनाना पड़ेगा। मैं टी फॉर्मेट में फटाफट बता रही हूँ। कैश बुक एडजस्टेड और फिर आप बनाओगे आपका बीआरएस। राइट, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पहले उन्होंने क्या बोला है, बैंक बैलेंसेस एज पर कैश बुक, कि अभी विदाउट एनी अपडेशन आपके कैश बुक में कितना बैंक बैलेंस दिख रहा है, 32,50,000। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,50,000। चलो, अब जैसे जैसे वो डिफरेंसेस बताएंगे हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि वो कैश एडजस्टेड कैश बुक में आएगा या बीआरएस में आएगा। जो टाइमिंग डिफरेंस है मैंने बताया है वो बीआरएस में आने वाला है, तो ये बाद में देखेंगे, क्योंकि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अगेन टाइमिंग डिफरेंस, तो वो बीआरएस में आएगा।
बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, मतलब पासबुक में आ गए हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। एडजस्टेड कैश बुक है तो एंट्री क्या होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ओके, टू बैंक अकाउंट। तो मतलब मुझे इधर क्रेडिट में जाके लिखना होगा, बाय बैंक चार्जेस कितना अमाउंट है वो, 12,500। राइट, तो ये भी हो गया मेरा। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, पासबुक में आ गया है, हमारा अपडेटेड नहीं है तो हम अपडेट कर देते हैं। एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो डेबिट में जाके लिख देंगे टू डिविडेंड 1,25,000। तो यहाँ पे टू डिविडेंड आ जाएगा आपका 1,25,000। करेक्ट। नेक्स्ट आगे क्या हुआ है देखो, ये भी हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट इंटीमेटेड, इंस्ट्रक्शंस दे के रखे थे तो बैंक ने पैसे दे दिए, पासबुक में आ गया है, कैश बुक में आया नहीं है तो कैश बुक को एडजस्ट करेंगे। कितने से, 15,900 से। सो एंट्री क्या आएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में आएगा 15,900 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे 15,900। उसके बाद चलो ये भी हो गया, कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब आपका कैश सेल्स हुआ था, आपकी एंट्री आनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने गलती से एंट्री क्या मार दी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। तो वो कैश बुक में हुआ एरर है, कैश बुक में हुआ एरर भी करेक्ट किया जाता है एडजस्टेड कैश बुक में। सो ये एडजस्टेड कैश बुक में करेक्ट किया जाएगा, कैसे, कैश को डेबिट दिया जाएगा क्योंकि वो गया ही नहीं है, कैश को डेबिट जाना चाहिए था, और बैंक अकाउंट को जो डेबिट दिया गया है वो हटाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तो टू बैंक आएगा। तो बैंक के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना फिगर था वो, 2,55,000। चलो ये भी हो गया। कस्टमर्स चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, ओके, कस्टमर ने हमें चेक दिया था तो हमने कैश बुक में एंट्री मार दी थी, हमने कैश बुक में एंट्री क्या मारी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है। अब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब पासबुक में पैसे आए ही नहीं क्योंकि सामने वाले कस्टमर ने पैसे दिए ही नहीं। अब ये पता चल गया है कि चेक डिसऑनर हो चुका है, लेकिन हमें अकाउंटेंट को पता नहीं था हमारे, इसलिए कैश बुक में आया नहीं, तो कैश बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा। एंट्री क्या आएगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर से वो पैसा वापस रिसीवेबल दिखाएंगे, और बैंक अकाउंट में वो पैसा आया ही नहीं है इसके लिए टू बैंक अकाउंट, सो बैंक के क्रेडिट में बाय कस्टमर, कितना फिगर कितना अमाउंट है वो, 1,30,000। राइट, चलो अब और आगे जाते हैं। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने अगर रॉन्ग क्रेडिट दिया है तो हमारे कैश बुक में हम कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये बीआरएस का आइटम आएगा। सो टाइमिंग डिफरेंस एरर इन पासबुक, बीआरएस, जो चीजें हम हमारे कैश बुक में अपडेट कर सकते हैं वो हमने कर दी, क्यों, क्योंकि हमें कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस चाहिए, क्यों, क्योंकि कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब ही ट्रायल बैलेंस में जाएगा, जो आपके ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलो फिर फटाक से कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं, एडजस्टेड कैश बुक, और फिर बीआरएस बनाएंगे। कितना है देखो, ओपनिंग बैलेंस है 32,50,000 प्लस 1,25,000 माइनस 12,500 माइनस 15,900 माइनस 2,55,000 माइनस 1,30,000, तो यहाँ पे कुछ 29,61,600 आना चाहिए बाय बैलेंस करके। ओके, नाउ दिस इज द अमाउंट विच विल कम इन ट्रायल बैलेंस। अब अभी भी कुछ डिफरेंस के वजह से आपका कैश बुक्स के हिसाब से बैंक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, जो डिफरेंसेस हम बीआरएस में प्लॉट कर देंगे। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट आएगा बैलेंस एज पर सीबी
विच इज 29,61,600। अब एड लेस जो भी आएगा वो फटाक से कर देंगे। बीआरएस आइटम क्या था? पहला वाला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट हो गया है, हमेशा पूछो पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? चेक डिपॉजिट करते वक्त कैश बुक ने तो एंट्री मार दी है, तो कैश बुक में ज्यादा बैलेंस दिख रहा है, करेक्ट, लेकिन ये पैसे पासबुक में आए ही नहीं। तो अगर हमें ये डिफरेंस हटाना है, हमें कैश बुक से पासबुक जाना है, तो ये लेस करना पड़ेगा। कितना है ये? 44,75,000। सो ये लेस में आएगा 44,75,000। आप लिख सकते हो यहाँ पे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं वो, ये भी कर लिया हमने। चेक इशू कर दिया, तो चेक हमने जब दे दिया, कैश बुक में एंट्री हो गई, कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है, बट सामने वाले लोग उसके पैसे लेने ही नहीं आए, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि पासबुक में से वो पैसा गया ही नहीं। अगर हमें ये डिफरेंस हटाना है, तो हमें कैश बुक से पासबुक पहुंचते वक्त इसे ऐड करना पड़ेगा। तो 35,62,000 ऐड में आएगा। यहाँ पे तुम लिख सकते हो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। My main focus in this video is not presentation but logics and calculation। और एक BRS आइटम है, वो क्या है देखो, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बैंक के हिसाब से क्रेडिट होता है बैंक अकाउंट में पैसे आना, डेबिट होता है बैंक अकाउंट में से पैसे जाना। तो अगर बैंक ने गलत क्रेडिट दे दिया है, मतलब बैंक ने दिखाया कि पासबुक में पैसे कुछ एक्स्ट्रा आ चुके हैं, लेकिन कैश बुक में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब अगर मुझे ये डिफरेंस हटाना है, तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, मुझे कैश बुक से पासबुक के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। ओके, या तुम कॉमन सेंस भी ऐसे सोच सकते हो कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, हमारा नहीं दिख रहा है, ये डिफरेंस हटाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, विच इज 1,50,000। तो यहाँ पे 1,50,000, ये यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। ये आउटर कॉलम में डालोगे 35,62,000 प्लस 1,50,000, कितना आएगा? 37,12,000 प्लस 29,61,600 6,673,600। लेस बाहर लेके जाओ, सो कुछ 21,98,600 आपका आना चाहिए बैलेंस एज पर पीबी। ओके, चलो, सो बीआरएस क्वेश्चन भी हमारा हो गया डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके, चलो, ये क्वेश्चन में काफी बार लोगों को डाउट होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ हिंट्स रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। क्या बोल रहे हैं देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड बाय ज़ीब्रा स्टोर्स ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि अकाउंट्स के रूल्स के हिसाब से ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते हैं, ठीक है। स्टॉक टेकिंग फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च में आपके पास कितना स्टॉक था, ये फिजिकली जाके आपने काउंट करना चाहिए था, बट इट वॉज डन ऑन 10th अप्रैल, लेकिन आप कोई कारणवश 31 मार्च को जाके फिजिकली वो स्टॉक नहीं गिन पाए, तो एक्चुअली एटलीस्ट आपने 10 अप्रैल को जाके फिजिकली वो स्टॉक कितना था वो कैलकुलेट किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, कि जब 10 अप्रैल का गिना हुआ आपके पास स्टॉक है, आपको 31 मार्च से या 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके ऐसे इफेक्ट्स देने पड़ेंगे कि 10 अप्रैल को इतना स्टॉक हमने गिना है, 1 से 10 के बीच में ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स हटा दो। क्यों? ताकि 31 मार्च को एक्चुअली स्टॉक कितना था ये हम निकाल पाए।
क्योंकि हमें तो चाहिए 31 मार्च का स्टॉक, जो उस दिन हम नहीं गिन पाए, इसलिए हमने 10 अप्रैल को गिना। तो 10 अप्रैल को अगर आपने गिना हुआ है तो 1 से 10 के बीच में जो हुए चेंजेस है वो हटा दो, ताकि आप 31 मार्च तक पहुंच पाओ। राइट, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड अ स्टॉक फिगर ऑफ 5,02,500 एट कॉस्ट एज ऑन द कंप्लीशन डेट। ठीक है, तो 10 अप्रैल को जब आपने गिना तो वैल्यू कितनी थी? 5,02,500। चलो ये लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि वो क्वेश्चन में हमें क्या पूछने वाले हैं कि ये 10 अप्रैल के स्टॉक से 31 मार्च के स्टॉक की वैल्यू निकालो। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू एज ऑन 10 अप्रैल। कितना बताया है? 5,02,500। चेक द फिगर वंस। 5,02,500। ओके, अब हमें क्या करना है? 1 से 10, याद रखो ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो हटाते जाने हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं? आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब 31 मार्च के बाद, एंड टिल द कंप्लीशन ऑफ स्टॉक टेकिंग, मतलब 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक, sales for the next year were made for 20,625, your profit margin being 33.33% on cost. Okay, so 1st to 10th April हमने सेल्स किया हुआ है 20,625 का। ओके, अब इसका क्या करना है मैं बताती हूँ, और आपको कुछ तो ना प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है विच इज 33.33%। वाई विल सी दैट ऑल्सो। ओके, सो नाउ मुझे बताओ, अगर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में कुछ माल बेचा गया है तो वो 10 अप्रैल को तो था ही नहीं, लेकिन अगर वो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में बेचा गया है तो वो 31 मार्च को होगा ना। सो लॉजिकली हमने क्या करना चाहिए कि जो 10 अप्रैल को हमने फिजिकली गिना, ओके, फिजिकली गिन के हमारे स्टॉक की वैल्यू आई 5,02,500। इसमें 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच का जो सामान बेचा गया है वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो सामान 31 मार्च को था और हमें 31 मार्च की वैल्यू चाहिए। करेक्ट। सो आप बोलोगे ठीक है ना मैम, फटाक से 20,625 ऐड कर दो। नो, एक्सीडेंट स्पॉट। व्हाई? बिकॉज स्टॉक हमेशा कैलकुलेट होता है, इन्वेंट्री चैप्टर याद रखो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये सेलिंग प्राइस है, हमें अगर वो आइटम को स्टॉक में लेना है तो कॉस्ट पे लेना पड़ेगा, राइट। कॉस्ट पे लेना होगा मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में से ये प्रॉफिट माइनस कर दूंगी तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, मुझे ये गुड्स का कॉस्ट चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हिंट, ऐसे सम सॉल्व करते वक्त आप देखो कि क्या आगे क्वेश्चन में कहीं सेल्स रिटर्न भी दिया है क्या। ओके, और आप क्या कर लो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके नेट सेल्स का फिगर लेके आओ, ताकि आपको एक ही एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ेगी, वरना आपको सेल्स रिटर्न अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सेम यू शुड डू ऑल्सो इन केस ऑफ परचेज एंड परचेज रिटर्न। हमेशा सेल्स और सेल्स रिटर्न ये एक साथ ले लो, फाइनल सेल्स फाइंड कर लो और फिर एडजस्टमेंट करो। देखो कहीं पे दिया हुआ है क्या सेल्स रिटर्न? हाँ देखो देखो नीचे दिया हुआ है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब 1 से 10 अप्रैल, गुड्स वेर एडेड टू द स्टॉक एट अ मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस मतलब प्रॉफिट ऐड करके आई हुई प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। आपको पता चल गया है कि 1 से 10 अप्रैल में आपने 20,625 का सेल्स किया है और आपको 900 का सेल्स रिटर्न हुआ है, तो नेट सेल्स ले लो ना। सो मतलब फाइनल आपका नेट सेल्स कितना हुआ है? 20,625 माइनस 900, दोनों सेलिंग प्राइस पे थे, सो विच इज इक्वल टू 19,725। फाइनल सेल्स मिल गया हमें। अब जितना सेल्स हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस निकालो, और वो गुड्स 31 मार्च को थे इसलिए ऐड करो। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, प्रॉफिट का हिंट दिया हुआ है। ओके, वन मोर एक्सीलेंट स्पॉट, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा चेक करो, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया है या परसेंटेज ऑफ सेल्स। सी उन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट लगता है 33%, मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट, लेकिन हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो आपने ये सीखा ही होगा कि अगर
1/3 ऑफ कॉस्ट है, तो आप वो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस होता है मतलब। ओके, सो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि 19,725 डिवाइड बाय 4 मतलब कुछ 4931.25 ये प्रॉफिट था। वो प्रॉफिट में माइनस कर देती हूँ, तो मतलब 14,793.75 आपके कैलकुलेटर पे आएगा। मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ, 14,794। दिस इज कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच आर सोल्ड। लेकिन वो 31 मार्च को थे, ऐड कर दो कॉस्ट पे। नाउ आई कैन ऐड 14,794 सेल्स। आपको बेटर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ओके, चलो, तो हमने ये सेल्स वाला किस्सा खत्म कर दिया है। अब क्या बोल रहे हैं आगे देखो, परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, 1 से 10 अप्रैल के बीच में जो आपने परचेज किया वो है विच वॉज इंक्लूडेड इन द स्टॉक। जो 10 अप्रैल में जब आप गिनने गए फिजिकली तो ये गुड्स आ गए, कितने के थे, अमाउंटेड टू 27,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, मतलब 1 से 10 अप्रैल के बीच में आपने परचेज कितने का किया है, 27,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, सो विच इज 24,300 का। तो वो 10 अप्रैल के गिनने में आ गए। लेकिन अगर वो 1 से 10 के बीच में खरीदे थे तो वो 31 को थे ही नहीं, वो लेने ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें 31 का स्टॉक चाहिए, तो हम माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्विकली इसे माइनस कर देंगे, परचेजेस 24,300 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। आगे देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल्स रिटर्न हमने ऑलरेडी डील कर लिया है, यहाँ तक हो गया। आगे देखो, आफ्टर स्टॉक टेकिंग, मतलब ये स्टॉक गिनने के बाद, इट वॉज फाउंड दैट देर वेर सर्टन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स कॉस्टिंग ₹3375। कुछ तो ऐसे स्टॉक में आइटम है जो बेचे ही नहीं जा रहे, काफी पुराने हो गए, जिनका कॉस्ट है 3375, लेकिन दे शुड बी टेकन एट 1575। ओके, क्यों, क्योंकि हमने सीखा है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो अगर इनका मार्केट में प्राइस 1575 हो गया है तो वो गुड्स हम 3375 पे नहीं ले सकते, लेकिन हमारा स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त तो वो 3375 पे आ गए हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है, 1575। मतलब हमें 1800 से स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। करेक्ट, मतलब एक इंटरेस्टेड कस्टमर वो 1575 में ही खरीदेगा, मतलब वो गुड्स की वैल्यू 3375 से 1575 हो चुकी है, तो सिंस वो कॉस्ट से नीचे है हमें वो लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा 1800। क्लियर? आगे देखो, ड्यू टू हेवी फ्लड्स certain goods costing ₹4650 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer। अच्छा, आपने कुछ माल खरीदा, फ्लड्स की वजह से वो माल आपके पास लेट पहुंचा, वो माल की वैल्यू कितनी थी, 4650। ये आपको कस्टमर को देना था, लेकिन लेट हो गया, कस्टमर लेने के लिए तैयार नहीं। एज ए रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज्ड टू टेक द डिलीवरी। अब वो आइटम आप बेच पाओगे 3700 में। अगेन हमें वो आइटम को जो स्टॉक में 4650 पे आया है वो उसके नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, मतलब हमें और स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, कितने से, 4650 माइनस 3750 विच इज 900। तो ये भी लेस कर देते हैं। ओके, तो अब उन्होंने क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, क्या हमने सब कर लिया। You are required to calculate the value of stock for inclusion in final accounts for the year ended 31st March 2020। तो 31st March 2020 को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें निकालनी जो फाइनल अकाउंट्स में आएगी, तो हम वही कर रहे थे। चलो, सो निकाल लेते हैं फटाफट। क्या आ गया ये, 5,02,500 प्लस 14,794 माइनस 24,300
minus 1800 minus 900. This comes around 4,90,294. Done. थर्ड क्वेश्चन भी हो गया आरटीपी का. इन्वेंट्री भी हो गया. Okay. Let's go to the next question, that is depreciation. Okay, now this question is actually a good question. Okay, again जिसके concepts clear हो गए वही आएगा. ये थोड़ा सा शांति से solve करेंगे. It's a good question. देखते हैं. देखो क्या बोल रहे हैं अभी. Messrs Roxy purchased a brand new machinery on 1st January 2017 for 3,20,000. ठीक है. As I always say, important tip for depreciation: always be careful about dates. And also incurred 80,000 on its installation. ठीक है. Another machine was purchased on 1st July 2017 for 1,60,000. ठीक है. On 1st July 2019, okay, the machinery which was purchased on 1st January 2017, मतलब ये वाली, was sold for 2,50,000. ठीक है. Another machinery was purchased and installed on 30th September 2019 for 60,000. ठीक है. Under existing practice, company provides depreciation at 10% per annum on original cost. Original cost का 10% हमेशा सेम रहता है, मतलब ये SLM है. This is SLM method. However, from the year 2020, it decided to change the method to WDV method and charge depreciation at 15% per annum. ठीक है. मेथड चेंज हो रही है. You are required to show machinery account for the years 2019 and 2020. एकदम ध्यान रखो ये. हमें 19 और 20 का सिर्फ अकाउंट बनाना है मशीनरी का, जबकि आपको डेटा 17 से दिया गया है. आप काफी बार क्या करते हो, 17 से अकाउंट बनाना चालू करते हो. नहीं, आपको 19 से बनाना चालू करना है. इसका मतलब पहले कोई मशीन्स थे और 19 का जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको वो मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखते हैं. कंसिडरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December ईच ईयर. सो जैन टू दिसंबर का इनका ईयर है. मेन आंसर पहले प्रेजेंट करते हैं. यस, क्विकली मशीनरी अकाउंट टी फॉर्मेट में हम बना देंगे. अब ये मुझे अकाउंट बनाने के लिए बोला है 2019 एंड 20. सो 2019 को सिंस हमें पता है कि 17 के पास से हमारे पास ऑलरेडी मशीनरीज थे, इसका मतलब 2019 के पहले दिन पे कुछ मशीन्स ऑलरेडी होंगे. तो मतलब यहाँ पे आएगा 2019 Jan 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब वो बैलेंस कितना होगा उसके लिए वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी कि 17 से खरीदे हुए मशीन्स का अब तक डेप्रिसिएशन लगा के, ट्रांजैक्शन लग के क्या हुआ होगा कि 1 जनवरी 2019 को उसका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा. वर्किंग नोट बना लो फटाफट. सी, बहुत कुछ सम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप वर्किंग नोट बना के लिखना ज़्यादा प्रेफर करोगे ताकि कम गलतियाँ होगी. सारी चीज़ें कैलकुलेशन या ऊपर से कैलकुलेटर पे नहीं होती है. डेप्रिसिएशन में तो खास करके डिटेल वर्किंग नोट बनाया करो. आपको लगेगा कि टाइम आपका जा रहा है, लेकिन एक्यूरेसी आएगी उससे, रादर देन बाद में मिस्टेक करो और उसे वापस सॉल्व करो. ठीक है. मुझे क्या करना है, मुझे 1 जनवरी 2019 का वैल्यू निकालना है.
तो मैं क्या देखती हूँ मेरे पास कौन से मशीन्स थे। एक मशीन 1 थी जो मैंने कब खरीदी थी, 1 Jan 17, ठीक है। कितने में खरीदी थी वो, 3,20,000 में, जिसपे इंस्टॉलेशन का खर्चा था 80,000 का, मतलब मशीनरी अकाउंट में वो 4 लाख की आ रही होगी, तो यहाँ पे 4 लाख लिख देंगे। अगेन फोकसिंग ओनली ऑन कंसेप्ट्स एंड कैलकुलेशंस, नॉट मच ऑन फॉर्मेट। उसके बाद क्या जनवरी 17 में और कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं क्या, या ईयर 2017 में, वो भी देख लेते हैं। 17 में ही आपने और एक मशीनरी खरीदी हुई है जुलाई में 1,60,000। ओके, तो यहाँ पे M2 भी आ जाएगी, हमारे पास है 1 जुलाई 17 में खरीदी हुई 1 लाख, जस्ट चेक द अमाउंट, आई गेस 1,60,000 ही है, 1,60,000 की, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जुलाई 19 में हुआ है। जुलाई 19 मतलब 2019 में, मतलब वो तो इस साल का ट्रांजैक्शन है, तो वो इस साल के मशीनरी अकाउंट में आएगा ना। हमें वो नहीं चाहिए, हमें इस साल का ओपनिंग बैलेंस चाहिए कि वो मशीनरीज जो पिछले साल से आए हुए हैं उनकी ओपनिंग वैल्यू कितनी है। चलो तो वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। तो इन पे डेप्रिसिएशन लगा होगा कौन से ईयर का, पहले तो 17 का, कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, 4 लाख इंटू 10%, मतलब इस पे तो 40,000 लगा होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई होगी 3,60,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, 1,60,000 इंटू 10%, मतलब 16,000, लेकिन ये पूरे साल के लिए थी ही नहीं ना, 1 जुलाई को आई है। सो जुलाई से दिसंबर कितने महीने होते हैं, 6 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आधा डेप्रिसिएशन लगेगा। सो 1,60,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 2 विच इज 8,000। सो आपका ये 1,52,000 वैल्यू आ गई। ये कब आ गई, 1 Jan 18 को। अब 18 का भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा, सो डेप्ट फॉर ईयर 18, S11 40,000 लगा होगा। ओके, यहाँ पे ध्यान रखो ऊपर का आधे साल का ही था, अब पूरे साल का लगना चाहिए, मतलब यहाँ पे 16,000 लगेगा, बिकॉज 8,000 वॉज फॉर हाफ ईयर। तो यहाँ पे 3,60,000 माइनस 40,000, मतलब 3,20,000 एंड 1,52,000 माइनस 16,000, मतलब 1,36,000। ये वैल्यू हमारी आ गई 1 Jan 19 को। यही तो वैल्यू चाहिए ओपनिंग बैलेंस के लिए। अब इनकी टोटल ले लो, 1,36,000 प्लस 3,20,000 विच इज 4,56,000, राइट। तो वो यहाँ पे आ जाएगी 4,56,000, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इस साल में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो हम दिखाएंगे। क्या बोला है, अब 1 जुलाई 19 को इस साल में आपने वो जो पहली वाली मशीन है M1 वो आपने बेच दी है 2,50,000 में। हमेशा मैं बोलती हूँ सेल के वक्त ये स्टेप्स याद रखने चाहिए। बेसिक लॉजिक है, अगर आप मशीन बेच रहे हो तो पहले देखो कि इस साल उसे यूज की थी ना। यस, इस साल हमने उसे यूज की थी जनवरी से जून तक, मतलब 6 महीने। तो पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, उसकी एंट्री मारोगे तुम। तो पहले डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, यही वर्किंग नोट से कैलकुलेट कर सकते हो। डेप्ट फॉर 19, 40,000 पूरे साल का लगता है, ये मशीन आधे साल के लिए ही यूज हुई है, मतलब यहाँ पे 20,000 लगेगा। तो इसकी सेल के डेट पे इसकी बुक की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख। 20,000 का एंट्री मार दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2019 जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन 20,000। चलो, एक बार ये कैलकुलेट हो गया डेप्रिसिएशन और आपको मिल गई कि वो मशीनरी की वैल्यू सेल के दिन पे कितनी थी हमारे बुक्स में, 3 लाख। अब इसे कंपेयर करो सेलिंग प्राइस से, कितने में बेची हमने ये, 2,50,000 में, मतलब प्रॉफिट लॉस मिलेगा। 3 लाख की चीज 2,50 में बेच रहे हो, मतलब 50,000 का लॉस हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री मार दो, क्या जर्नल एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 2,50,000
लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट 50,000। मशीनरी बाहर कितने की जा रही है? टू मशीनरी अकाउंट 3 लाख। तो मशीनरी के क्रेडिट में जाके लिख देंगे बाय बैंक 2,50,000। और क्या आएगा? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट विच इज 50,000। चलो ये भी निपटा लिया हमने। और क्या हुआ है देखते हैं ये साल में अभी। अनदर मशीनरी वॉज परचेस्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन 30th September फॉर 60,000। ठीक है, उसी साल में और एक मशीनरी खरीदी है 60 की। वर्किंग नोट में ऐड कर लेते हैं हमारे M3 आया है कितने का? लिख लो चाहिए तो इधर कि ये 30th September 19 में आई हुई है। उसकी वैल्यू कितनी थी? 60,000 थी ना? हाँ 60,000। चलो सो 2019 में और कुछ नहीं हुआ है। आप बोलोगे मैम वो मेथड चेंज हुई ना डेप्रिसिएशन की? नहीं, वो 2020 से हुई है। क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द ईयर 2020 चेंज होने वाला है। तो अभी 19 का नॉर्मल SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करते ताकि हम एंट्री मार पाए। इस पे तो 16,000 ही आएगा पूरे साल का, क्योंकि ये मशीन तो पूरे साल यूज की है, SLM मेथड चल रहा है। ये 60,000 पे कितना आएगा? 60,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय सितंबर के एंड है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो इंटू 3, मतलब ये 1500 आया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 16,000 प्लस 1,500 विच इज 17,500। तो उसकी एंट्री मार देंगे बाय डेप। अब ये आएगा 2020 मार्च 31 को बाय डेप 17,500। ये हो गया है। अब हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस क्लोज कर लो अकाउंट। हाँ, एक और थिंग, जब आपने वो मशीनरी खरीदी तो उसकी एंट्री भी आई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो सितंबर में मारेंगे। एंड सॉरी और एक मिस्टेक, एक ही मिनट है। ईयर आपका दिसंबर में एंड होता है, सो ये यहाँ पे December 31 आएगा। राइट, मार्च की आदत होती है ना। यहाँ पे क्या आएगा? 2019 में यहाँ पे आएगा September 30th टू बैंक अकाउंट विच इज 60,000। तो जो मशीन खरीदी उसकी भी एंट्री आ गई, डेप्रिसिएशन नीचे कैलकुलेट हो गया और ईयर एंड पे उसकी एंट्री मार दी। भी बैलेंस कितना था? मतलब एक सेकेंड, बैलेंस निकालेंगे। सो 4,56,000 प्लस 60,000, सो दिस इज 5,16,000। यहाँ पे भी आएगा 5,16,000 और आपका ये बाय डेप्थ था। अब आपका बाय बैलेंस निकलेगा -20 माइनस 2,50,000 माइनस 50,000 माइनस 17,500, तो ये 1,78,500 आ गया, जो आपका 2020 ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 2020 Jan 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,78,500। इस साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, मतलब मुझे डायरेक्ट ईयर के एंड पे दैट इज 2020 December 31 डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ना, जब भी आपका डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होता है, जब आप SLM से WDV पे जा रहे हो या WDV से SLM पे जाते हो, मेथड चेंज करते वक्त द चेंज इज प्रोस्पेक्टिव। उसका मतलब क्या होता है? अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका चेंज कर रहे हो तो पिछले सालों के डेप्रिसिएशन को हाथ लगाना नहीं है। जो साल में चेंज हो रहा है उस साल से आगे के सालों का डेप्रिसिएशन चेंज करोगे, जिसे हम प्रोस्पेक्टिव चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे 2020 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त कैसे आएगा? आपके मशीनरी 2 की वैल्यू कितनी दिख रही थी? 1,20,000 पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके
और मशीनरी 3 की कितनी दिख रही थी 60,000 माइनस 1500 मतलब 58,500। अब जो 2020 का डेप्रिसिएशन है ये WDV मेथड पे निकालना है, मतलब 1,20,000 और 58,500 पे निकलेगा। परसेंटेज क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है विच इज 15%, तो अब ये 15% से आएगा। सो एट द रेट ऑफ 15%, 58,500 का 15% पूरे साल भर का 8,775, क्योंकि दोनों मशीन्स पूरे साल भर थे। 1,20,000 इंटू 15%, 18,000. So our depreciation for 2020 is 18,000 plus 8,775. That is 26,775. So यहाँ पे आपका बाय डेप आ जाएगा 26,775. ओके, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय बैलेंस 1,51,725. That's it. So this is the solution. ये वर्किंग नोट ऑब्वियसली आप थोड़ा बेटर प्रेजेंट करोगे, बट देर इज नो सब्सटीट्यूट, ये वर्किंग नोट आपको बनाना ही है। चलो, सो ये भी हो गया हमारा। लेट्स क्विकली डिस्कस बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो। राइट, नाउ व्हाट आई डू इज दो पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड नहीं करती हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। आई मेक 3 पार्ट्स ऑफ द वीडियोस, ताकि छोटे 1-1 घंटे के आपके पास वीडियोस हो, सो यू कैन इजीली रेफर देम। So थोड़ा I'll release part 2 and then also I'll release part 3. Probably छोटे-छोटे videos will become easy for you to grasp. चलो, bill of exchange भी कवर कर लेते हैं। क्या बोला है देखो, prepare journal entries for the following transactions in Samarth's book. Okay, तो किसके बुक में करना है वो हमें आइडेंटिफाई अच्छे से होना चाहिए कि समर्थ के बुक में अकाउंटिंग करना है। समर्थ एक्सेप्टेंस, ओके, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिक शांति से पढ़ो, टाइम गया तो भी चलेगा वरना गलत हो सकता है। समर्थ एक्सेप्टेंस मतलब हमारा एक्सेप्टेंस, हमने बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब वो हमारे लिए बिल पेएबल था। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बिल पेएबल, जो हमारा बिल पेएबल था हमारे बुक्स में टू आरव, ओके, फॉर 1250 was discharged by a cash payment of 500 and a new bill for the balance plus ₹25 for interest. So शांति से सोचना है कि हमारा जो बिल पेएबल था वो डिस्चार्ज हो गया है, तो हमने हमारा बिल पेएबल कैंसिल कर दिया। बिल पेएबल क्रेडिट होता है, तो कैंसिल करते वक्त बिल्स पेएबल को डेबिट देना पड़ेगा। ऐसे एंट्रीज फॉर्म करने लगो। राइट, सो पहले एंट्री में मुझे पता है कि मेरे बिल्स पेएबल अकाउंट को मुझे डेबिट पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने ये लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। कैसे पे ऑफ कर दी, तो कुछ मैंने कैश पे कर दी, ये क्वेश्चन में मुझे दिखा है। कितने की लायबिलिटी थी मेरी 1250, सो 1250। कैसे ये लायबिलिटी पे की, कैश दे के, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट, यहाँ पे 500 आ जाएगा। अभी भी कुछ पैसे पेंडिंग है, उसके लिए मैंने नया बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब 1250 माइनस 500, 750 मुझे देने थे, राइट, लेकिन अभी भी वो मैंने दिए नहीं, उसके लिए नया बिल लिया है। ओके, तो नया बिल लिया मतलब बिल्स पेएबल आएगा अभी, सो टू बिल्स पेएबल अकाउंट। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि सिंस आप एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आप पैसे और लेट दोगे, मतलब आपको इंटरेस्ट लगेगा। कितने का इंटरेस्ट लगाया है उन्होंने, सो अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस न्यू बिल में यू हैव बीन चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑफ 25। वो इंटरेस्ट हमारा खर्चा हो गया, तो मैंने वो रिकॉर्ड करना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अब मेरा नया बिल कितने का होगा, 750 प्लस 25 मतलब 775। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट।
पार्ट, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस मतलब दूसरा कोई तो बंदा है जिसने एक्सेप्ट किया था बिल, मतलब वो हमने रिसीव किया होगा, हमारा बिल्स रिसीवेबल होगा हमारे बुक्स में वो। फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय समर टू साहनी। ओके, मतलब वो बिल्स रिसीवेबल जब आया था तो बिल्स रिसीवेबल दिख रहा था, ठीक है, फिर वो मैंने ट्रांसफर कर दिया, दे दिया किसको, साहनी को दे दिया, ठीक है, वॉज डिसऑनर्ड, लेकिन डिसऑनर हो गया वो, ओके। साहनी पेड ₹20 नोटिंग चार्जेस एंड बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। तो शांति से सोचो कि हमारे पास एक बिल आया हुआ था गुप्ता से, अगर किसी को ये समझता नहीं है ना तो प्रैक्टिस करते वक्त देखो ऐसे एंट्रीज मारते जाओ कि जब गुप्ता से बिल आया होगा तो एंट्री मारी होगी बिल्स रिसीवेबल टू गुप्ता, ओके, गुप्ता को कैंसिल कर दिया होगा, फिर ये पैसे पहले गुप्ता को डेबिट बैलेंस होगा कहीं, तो गुप्ता से पैसे आने होंगे, जैसे उसने बिल दे दिया हमने एंट्री मार दी बिल्स रिसीवेबल टू गुप्ता, गुप्ता को कैंसिल कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ दिस एंट्री, राइट। वैसे ही हमें पैसे देने थे किसको, साहनी को, तो हमारे बुक्स में पहले उसको क्रेडिट बैलेंस था, ये बिल आया हुआ वो साहनी को दे दिया, तो हमने क्या बोला, एंट्री क्या मारी होगी, साहनी को कैंसिल कर दो, तो ये बिल बाहर चला गया, करेक्ट, तो मतलब ये बिल कैंसिल हो गया, गुप्ता कैंसिल हो गया होगा और ये साहनी का क्रेडिट बैलेंस भी कैंसिल हो गया होगा, करेक्ट। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो बिल डिसऑनर हो गया, मतलब साहनी बोलेगा या बोलेगी व्हाटएवर कि आपको जो पैसे हमें मुझे देने थे, जो आपने मेरा पेएबल कैंसिल कर दिया, ओके, वो गलत था, मुझे तो पैसे मिले नहीं, बिल डिसऑनर हो गया, ऊपर से मुझे नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े, कितने के नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े, तो 20 रुपए के, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें साहनी को पैसे वापस पेएबल दिखाने पड़ेंगे, तो हम साहनी को पेएबल दिखा देंगे, क्रेडिट द क्रेडिटर टू साहनी, कितने का बिल था, 4000 प्लस 20 रुपए भी वो वसूल करेगा, और हम किससे पैसे वसूल करेंगे, यार ये तो गुप्ता से आया हुआ था हमें बिल, और हमें, आपको याद होगा तो हमें गुप्ता से पैसे आने थे, हम थोड़ी छोड़ेंगे, हम गुप्ता को बोलेंगे वापस पैसा दे भाई, तू दे 4020, तो हम गुप्ता को वापस डेबिट करेंगे क्योंकि गुप्ता पर्सनल अकाउंट डेबिट द डेटर, सो गुप्ता को डेबिट चला जाएगा, राइट। और एक पार्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, वो क्या है समझो, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, इसका मतलब ये बिल जो हमने ले लिया साहनी से, हमने तुरंत साहनी को वो बिल विड्रॉ कर दिया, कैसे, अगेंस्ट चेक, मतलब साहनी को पैसे चेक से दे दिए हमने वो बिल विड्रॉ करके, तो हमें ये भी एंट्री मारनी पड़ेगी कि अभी ये साहनी को जो पेएबल दिखाया है 4020, दैट आई इमीडिएटली पेड ऑफ बाय वे ऑफ चेक, so there will be one more entry, Sahani account debit 4020 to bank account 4020, correct। थर्ड पार्ट ये हो गया, ये भी हो गया। हर्षद रिटायर्स अ बिल फॉर 5000, रिटायर मतलब जल्दी पैसे दे दिए उसने, तो उससे आया हुआ बिल था, वो जल्दी पैसे दे दिए उसने, ओके, ड्रॉन ऑन हिम बाय समर फॉर 20 डिस्काउंट, जल्दी पैसे दे दिए तो हमने डिस्काउंट दे दिया, तो सिंपल देखो, उससे बिल जब आया था तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट हुआ होगा, अब वो बिल की कोई वैल्यू नहीं रही, उसे निकाल देना है, तो जब आया था तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अब अगर वो नहीं है, आ गए उसके पैसे हमें, तो उसको कैंसिल कर दो, सो टू बिल्स रिसीवेबल 5000, क्यों कैंसिल किया, क्योंकि इसके बदले में पैसे आ गए, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया 4980, तो कम आया, क्यों, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया, खर्चा है, डेबिट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, I hope this is clear. Now next, समर्थ एक्सेप्टेंस टू पटेल, हमने एक्सेप्टेंस दिया, ऊपर ही देखा, मतलब ये बिल्स पेएबल करके हमारे बुक्स में दिख रहा है, फॉर 19,000,
ओके, तो ये बिल्स पेएबल हमारा डिस्चार्ज हो गया, कैंसिल कर देनी पड़ेगी ये लायबिलिटी। कैसे कैंसिल किया? बाय संदीप चड्डास एक्सेप्टेंस टू समर्थ फॉर अ सिमिलर अकाउंट। सो ये संदीप सी जो भी बंदा है, संदीप सी ने हमें एक्सेप्टेंस दिया हुआ था, मतलब हमें ये बिल मिल गया। हमेशा ट्रांजैक्शन हुआ क्या है वो समझो। ओके, तो हमने क्या बोला कि हमारा बिल्स पेएबल दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हमें किसी को तो पैसे देने हैं। ओके, सो बिल्स पेएबल दिख रहा है। वो बिल्स पेएबल कैसे कैंसिल कर दिया मैंने? उसके बदले में जो मुझे बिल्स रिसीवेबल आया हुआ था वो दे दिया। करेक्ट। सो देखो अब मेरी एंट्री क्या होगी? अब मेरी ये एंट्री होगी कि मेरा बिल्स पेएबल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मेरा जो देना है वो कैंसिल हो गया है, मैंने कुछ तो दे दिया है। सो जब देना होता है तो क्रेडिट द क्रेडिटर, क्रेडिट को काटता है डेबिट, सो बिल्स पेएबल को अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। कैसे ये लायबिलिटी कैंसिल हुई? तो मेरे पास एक एसेट थी बिल्स रिसीवेबल, वो मैंने दे दी, तो अगर वो दे दी तो एसेट इज गोइंग आउट टू बिल्स रिसीवेबल। Okay, so this question is also done. So we'll stop here. इसके बाद के और आरटीपी के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। सो आपके कोई भी अगर सजेशंस होंगे पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए, या फिर इससे भी कुछ डाउट्स होंगे जो आपको चाहिए मैं पार्ट 2 या पार्ट 3 में डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दो। ओके, बाय बाय।